हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम रोलिंग मोशन। तो ये रोलिंग मोशन देखने के पहले जो अभी तक के हमने जो मोशंस देखे वो दो टाइप के मोशंस देखे कि एक ही बॉडी है, मान के चलते हैं दिस इज द बॉडी हैविंग मास m और ये लीनियर पाथ है। तो ये बॉडी के ऊपर आपने जैसे अनबैलेंस फोर्स लगाया तो दिस बॉडी of mass m moves in a straight path, that is it performs linear motion। यानी यही बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? लीनियर मोशन। अब सेम बॉडी को हमने क्या किया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ा, एक थ्रेड लिया और उसी मास m को उस थ्रेड के साथ अटैच किया। फिर हमने इस मास को अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घुमाया यानी ऐसे रोटेट किया। देन वी कॉल्ड द मोशन ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एज ए रोटेशनल मोशन। उसको हमने नाम दिया रोटेशनल मोशन। और ये जो पहली बॉडी थी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, इस मोशन को हमने नाम दिया था लीनियर मोशन। यानी अभी तक के हम लीनियर मोशन पढ़ चुके और रोटेशनल मोशन पढ़ चुके। ये दोनों मोशन कैसे थी? सेपरेट मोशन थी। बट अब हम एक टाइप का मोशन पढ़ने जा रहे हैं कि जो रोलिंग मोशन है, यानी दिस रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। यानी रोलिंग मोशन क्या है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो कैसे? तो उसके लिए हम एक बॉडी पकड़ते हैं कोई भी, यानी कौन सी बॉडी होंगी? मान के चलिए ये रिंग है या डिस्क है या सिलेंडर है, और ऐसे रोल होते हुए जाए इस सरफेस के ऊपर। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऐसे रोल होते हुए जा रही है। तो ये जो पूरी जो बॉडी पकड़ी हमने, रिंग पकड़ी या डिस्क पकड़ी या सिलेंडर पकड़ा, तो consider this is a point. This point we will call it as a center of mass। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या? अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू ओबे द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। या ऐसा एक पॉइंट पूरे बॉडी के अंदर, ऐसा एक पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो पूरी बॉडी मूव होगी, ऐसा पॉइंट इनसाइड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यानी एक पॉइंट पकड़ा, वो क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो क्या हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे ये रोल होते हुए ये बॉडी आगे जाएगी, बट ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली एट द सेंटर है, दैट इज इट इज ए सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये वैसे ही उसी लाइन में जाएगा, आगे एक ही लाइन में आगे जाएगा। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा। मतलब दिस सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ स्पीड v, दैट इज दिस सेंटर ऑफ मास विल परफॉर्म विच टाइप ऑफ मोशन? दैट इज लीनियर मोशन। यानी ये जो पूरी बॉडी जितने भी पार्टिकल से बनी हुई है, उसमें से जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे है, वो पार्टिकल क्या करेगा? लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा। बट बाकी के पार्टिकल का क्या हाल है फिर? अदर पार्टिकल्स विच आर सिचुएटेड अदर देन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ मास। यानी ये बॉडी के बाकी के जो पार्टिकल वो कहाँ पे है? कहाँ पे सिचुएटेड है? अदर पोजीशन उनका कहाँ पे? अदर देन द सेंटर ऑफ मास। तो वो आगे जा रहे, तो वो कैसे आगे जा रहे? क्योंकि ये देखिए, ये बॉडी क्या होती जा रही है? ये रोल होती जा रही है, यानी बॉडी ऐसे ऐसे होती जा रही है। तो हम कोई तो भी एक पार्टिकल पकड़ते हैं यहाँ पे, तो दिस इज अ पार्टिकल अदर देन एट सेंटर ऑफ मास। तो ये बॉडी रोल होते हुए है, ये जो सरफेस है, अभी हमने ये जो सरफेस निकाला हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये रोल होते हुए जा रही है। तो ये पार्टिकल कैसे ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा होगा? ये पार्टिकल मतलब ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन,
और उसके अबाउट ये पार्टिकल क्या होते जा रहा है, ऐसे रोटेट होते हुए जा रहा है, मतलब दिस पार्टिकल रोटेट होते जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये ओमेगा के साथ घूमते हुए ऐसे आगे जा रहे हैं, यानी यही पार्टिकल नहीं है, सारे पार्टिकल, पूरे इस बॉडी के सारे पार्टिकल जो कहाँ पे है, अदर देन सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, तो सारे जो जितने भी पार्टिकल्स है दे आर परफॉर्मिंग दिस, ये कौन सा मोशन है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल मोशन। यानी ये बॉडी के सारे पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ये सिंगल बॉडी है। अब ये सिंगल बॉडी के अंदर आपको दो टाइप की मोशन नजर आ रही है, एक फर्स्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज लीनियर मोशन, एंड मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, that is a rotational motion. So this motion is a combination of linear motion and rotational motion. So when the body rolls on the surface, when a body rolls on the surface, it performs two types of motion. One is linear motion and another is rotational motion. Linear motion of center of mass and rotational motion of all the other particles which are situated at a position other than सेंटर ऑफ मास। सो देयरफॉर अब क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, ये जो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, तो उसकी एक एनर्जी होगी बराबर, और ये जो पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं उनकी भी एनर्जी होगी। यानी यहाँ पे रोलिंग मोशन में दो टाइप की आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेंगी, कौन सी, एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस लीनियर मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस रोटेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो मान के चलते हैं कि लेट दिस इज द कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस बॉडी, ये पूरे बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M है। तो पूरा का पूरा ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास पे का क्या आ गया, बॉडी का पूरा मास ही आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो लीनियर मोशन है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कौन से मास की काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल M की काइनेटिक एनर्जी। मतलब कैपिटल M, ये जो पार्टिकल मान के चलते हैं सेंटर ऑफ मास पे, जो कैपिटल M है वो विथ स्पीड v के साथ आगे जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और इसी लीनियर मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, इसको ही कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो होंगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन। और बाकी के जो पार्टिकल है बचे हुए वो क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, तो उन पार्टिकल की कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर व्हेन बॉडी रोल्स ऑन ए सरफेस, दैट बॉडी possesses two types of energies. One energy is kinetic energy due to linear motion or translational motion, that is translational kinetic energy, and kinetic energy due to rotational motion, that is rotational kinetic energy. So therefore अब हम निकालते यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ kinetic energy of rolling body is the sum of two types of kinetic energy, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, प्लस दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल अदर पार्टिकल, जितने भी अदर पार्टिकल है उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये वर्ड को हटा देते हैं। सो देयरफॉर व्हेन द बॉडी रोल्स ऑन दिस सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, it possesses two types of kinetic energies, that is translational kinetic energy and rotational kinetic energy.
अब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किसकी थी? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की थी। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास पे कितना मास आ चुका है? कैपिटल एम आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दिस मास इज मूविंग विथ वी, सो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। प्लस अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी फार्मूला निकाल चुके हैं। तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करते, इस टर्म को एज इट इज रह देते। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये जो आई है, आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर इनटू, अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। तो अपने को पता है कि सिंस v इक्वल टू क्या होता है, अगर हम मान के चलते ये जो सेंटर, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का अगर ये रेडियस है कैपिटल R, सो देयरफॉर v इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा। सो ये ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ओमेगा इक्वल टू v बाय R मिलेगा। तो ये ओमेगा के जगह पे v बाय R पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा ये v स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो v स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है और यहाँ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देखिए क्या होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, सो देयरफॉर के ई, किसकी के ई है? ऑफ रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी की के ई, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूँ मैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर को भी सामने लिख देता हूँ, यानी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और बचा क्या इधर में? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इनटू दिस इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब आप हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो देयरफॉर दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ अब इसके लिए एक फैक्टर पकड़ेंगे हम, एक फैक्टर पकड़ेंगे कि 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यानी क्या? तो एज्यूम इट इज इक्वल टू बीटा, सो देयरफॉर दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर और इसके जगह पे पकड़ा बीटा, तो दिस इज द क्या हो गया ये? दिस इज द की ऑफ रोलिंग बॉडी, यानी जो बॉडी रोल होते हुए जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी रोलिंग बॉडी ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेयर दैट बीटा स्टैंड्स फॉर इट इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि यही अगर बॉडी है, यही बॉडी है और वो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना रोल होते जा रही है और वो अगर इंक्लाइंड प्लेन में अगर रोल होते हुए जा रही है, नीचे आ रही है, तब उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हम निकालेंगे। अब देखते हैं हम रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो मान के चलिए ये जो दिख रहा है आपको, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो लेट कॉल दिस एज ए, दिस एज बी। तो ये ए बी जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये जो बॉडी है ये रोल होते हुए ऐसे बॉटम के करीब आ रही है, टॉप टू बॉटम आ रही है बॉडी। तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, ये इंक्लाइंड प्लेन जो है, तो मान के चलिए इट इज़ एस, यानी ऐसे ये एस है। और बॉडी जो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रही है तो कैसे आ रही है? विदाउट स्लिपिंग, स्लिप होके नहीं आ रही है, यानी रोल होते हुए आ रही है। मतलब यहाँ पे ये बॉडी और इंक्लाइंड प्लेन, इसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। तो ऐसे फ्रिक्शन है, इसके वजह से ही वो क्या हो रही है? रोल होते हुए आ रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो बॉडी क्या हो रही थी? स्लाइड होते हुए आ रही थी। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो रोलिंग मोशन है। तो बॉडी क्या करती आ रही है? रोल होते हुए आ रही है। तो व्हेन दिस बॉडी इज इन रोलिंग, तो ये जो उसका सेंटर ऑफ मास है
वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा विथ स्पीड v, और बाकी के जितने भी पार्टिकल्स है इसके पहले हमने देखे दे विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन. सो assume that this body is rolling down this inclined plane with its center of mass moving with velocity v, and all the particles are performing rotational motion about this axis of rotation with constant omega. अब जब ये पार्टिकल इस पॉइंट ए पे है यानी एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, तब हम ये एज्यूम करेंगे कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो जीरो है. यानी कहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो? व्हेन दिस रोलिंग बॉडी इज एट टॉप, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. और यही बॉडी मतलब यहाँ पे अगर u दिखाया जाए, इसको बोलेंगे अगर u, तो यहाँ पे u क्या है उसका जीरो, और यहाँ पे जैसे वो बॉटम पे पहुँचेंगी तब उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो v होगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा. यानी यहाँ पे बॉटम बी पे इस जो रोल करते हुए बॉडी आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो नॉन जीरो होगी, दैट इज़ v होगी. तो हमें क्या करना है, हमें इस बॉटम पे जब ये बॉडी आएगी रोल होते हुए तब उस बॉटम पे इसकी वेलोसिटी क्या है वो निकालना है ना, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है. तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी हाइट पकड़ते, तो लेट h इज द हाइट ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, और ये इंक्लाइन प्लेन कितने एंगल से ये यानी इंक्लाइन हो चुका है, तो इट इज़ बाय एंगल थीटा. तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये बॉडी इस टॉप टू बॉटम आएगी, बॉडी रोल होते हुए जब टॉप टू बॉटम आएगी तब क्या होगा, तब बॉडी बहुत हाइट पे है यानी इतने एच पे है, तो इस हाइट पे उसकी जो एनर्जी है वही एनर्जी कम कम होते हुए आएगी, बराबर. यानी हाइट पे जो उसकी एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है. तो जैसे वो नीचे नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और जैसे वो ग्राउंड को हिट करेगी वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. मतलब जैसे ये बॉडी टॉप टू बॉटम आएगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी. यानी देयर विल बी द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी व्हेन दिस बॉडी विल कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बट जैसे बॉटम पे आई तो और एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, क्या है? टॉप पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मास तो है ही उसका, लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस बॉडी, पूरे बॉडी का मास कैपिटल M है. बट इनिशियल यहाँ पे टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी टॉप पे? जीरो. बट जैसे ये बॉटम पे आता है, जैसे ये रिजिड बॉडी बॉटम पे आती है तब मास एज इट इज, बट इट हैज़ अटेन ए मैक्सिमम वेलोसिटी, सो देयरफॉर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी. मतलब जैसे ही ये बॉडी रोल होते हुए टॉप टू बॉटम आती है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है. बट उसी वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है. देयरफॉर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे कि देयरफॉर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ potential energy is equal to the loss of potential energy is equal to the gain in kinetic energy. बट किसकी? वो बॉडी कैसे आ रही है, कैसे डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रही है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. सो देयरफॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी? तो यहाँ पे टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी m, g और h, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. तो रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी पढ़ चुके हम. तो रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m v स्क्वायर बीटा. सो देयरफॉर अब यहाँ पे mm गेट कैंसल, ये 2gh इधर आ जाएगा, 2gh इज इक्वल टू दिस इज v स्क्वायर बीटा. तो यहाँ पे मिलेंगे आपको इक्वेशन v स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2gh एंड देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन बीटा. अब इसका रूट ले लेते, देयरफॉर v इक्वल टू रूट 2gh अपॉन बीटा. सो दिस इज द वेलोसिटी. कहाँ पे वेलोसिटी? एट द बॉटम
ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके बॉटम पे ये जो रोल होते हुए बॉडी नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू रूट 2gh बाय बीटा, वेयर ये जो बीटा का लिख देते फॉर्मूला यहाँ पे, वेयर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ 1 प्लस दिस इज k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट बॉडी। अब ये फॉर्मूला देख के अपने को क्या पता चलता है कि ये कोई भी, अगर हमने यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये डिस्क है, रिंग है या स्पीयर है, चाहे वो हॉलो रहे या रिजिड रहे, उनको छोड़ दिए यहाँ से, हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस, सभी बॉडीज है उनको नीचे छोड़ दिए, तो यहाँ पे बॉटम पे सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, है ना, बॉटम पे। तो ये 2gh सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगा, तो वेरी क्या करेगा, ये बीटा वेरी करेगा। अब जिस बॉडी का बीटा सबसे कम रहेगा, बीटा सबसे कम रहेगा, उसका जो ये स्पीड है वो सबसे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी ये बॉटम पे जो बॉडी का स्पीड ज़्यादा रहेगा दैट बॉडी विल कम फर्स्ट, बराबर। यानी जो बॉडी का बीटा सबसे कम है वो बॉडी सबसे पहले बॉटम पे आएगी। यानी रोल करते हुए अगर बॉडी को आपने छोड़े तो जिसका बीटा सबसे कम वो बॉडी की स्पीड ज़्यादा है, मतलब वो सेम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसीलिए दैट बॉडी विल रीच टू द बॉटम फर्स्ट, ये याद रखना है। अगले इसमें जब भी अपने टॉपिक आएंगे तब हम बीटा हर बॉडी का, यानी जो भी सिमेट्रिक बॉडीज है या स्फेरिकल जो भी है, तो उन सब का हम बीटा निकालेंगे, तो उससे आपको ये इजीली बीटा या वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होंगी ये कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब देखते हैं हम ये जो बॉडी रोल होते हुए नीचे आ रही है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोलिंग बॉडी, ये जो रोलिंग बॉडी नीचे आ रही है उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है, ठीक है। तो लेट यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी द लीनियर एक्सेलरेशन, ए क्या है, तो ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ, ये जो बॉडी रोल होती हुई आ रही है उसका लीनियर एक्सेलरेशन है। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वी पहले पता है अपने को, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे हम, क्या है कि इट इज़ वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो अब देखिए जब बॉडी ने अपना यहाँ से टॉप से मोशन चालू किया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो ये इक्वेशन बना वी स्क्वेयर इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस ए एस। अपने को लीनियर एक्सेलरेशन ए निकालना है ना, ए निकालना है। सो देयरफॉर ये ट्वाइस ए एस इक्वल टू आएगा आपका वी स्क्वेयर एंड देयरफॉर ए इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एस। तो यहाँ पे मिल गया आपको ए इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एस। अब ये v का तो बारे में पता है, v इक्वल टू रूट 2gh बाई बीटा, इसके पहले निकाल चुके, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2gh बाई बीटा, यानी v के स्क्वायर के जगह पे ये 2 है। अब निकालना है s, तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए, है ना, यहाँ पे ये देखिए, तो ये इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो s है, हाइट h है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल दें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इक्वल टू h बाई एस। तो सिंस यहाँ पे लिख देते हम कि साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय एस, तो s इधर आ जाएगा तो s इक्वल टू हो जाएगा h बाय साइन थीटा, यानी s का फॉर्मूला मिल गया, s इक्वल टू क्या है, h बाय साइन थीटा, तो s की जगह पे वो लिख देंगे। सो देयरफॉर ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो दिस कम्स आउट टू बी
A इक्वल टू वी स्क्वेयर, तो वी का स्क्वेयर यानी क्या होगा 2gh बाय बीटा, 1/2 पहले लिख देते ये, तो ये होगा हाफ इंटू वी स्क्वेयर के जगह पे क्या आएगा 2gh बाय बीटा, तो ये 2gh अपॉन बीटा, और s के जगह पे लिखना है तो इंटू s के जगह पे आएगा h अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा h अपॉन साइन थीटा। तो क्या क्या कैंसिल हुआ यहाँ पे, ये 2 गया बराबर, ये एच कैंसिल हुआ। अब ये जो साइन थीटा है दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो कहाँ चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो देयर फॉर दिस ए इक्वल टू जी, न्यूमरेटर में जी बचा है, और ये जो डिनोमिनेटर में था साइन थीटा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर में था, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब जी साइन थीटा, और ये बीटा एज इट इज अपॉन बीटा, यानी आपको जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला मिला, और वो क्या मिला एक्सेलरेशन का फार्मूला, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन बीटा। सो जब ये पार्टिकल टॉप से, इंक्लाइन प्लेन के टॉप से बॉटम के तरफ रोल होते हुए आएगा, तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन बीटा। अब आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से ये जो रोलिंग बॉडी है, तो ये जब बॉटम पे आएगी तो कितना टाइम लेगी, है ना, यहाँ से ए से बी आने के लिए, टॉप टू बॉटम द इंक्लाइन प्लेन आने के लिए कितना टाइम लेंगे, तो लेट, तो यहाँ पे लेते लेट टी इज द क्या है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टी क्या है, तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो देयरफॉर अब यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, कौन सा है, तो इट इज़ एस इक्वल टू, ये ऐसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि क्या निकालना है अपने को निकालना है टाइम। सो फिर से एस इक्वल टू यू जीरो है ना, तो ये जीरो इंटू टी जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये टू इधर आ गया, ट्वाइस एस, तो ट्वाइस एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2s बाय ए, और देयर फोर टी इक्वल टू रूट 2s बाय ए। इन दिस वे आपको टाइम का भी फॉर्मूला मिलेगा, यानी ये जो बॉडी है टॉप टू बॉटम आ रही है रोल होते हुए, तो उसको टॉप टू बॉटम आने के लिए कितना समय लगेगा, इट इज़ टी इक्वल टू रूट 2s बाय ए। अब अपने को कौन कौन से फार्मूले मिल गए, v का मिल गया, यानी बॉटम पे आएंगे तो कितना स्पीड होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, और टॉप टू बॉटम आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, यानी बॉडी जब लीनियर मोशन परफॉर्म करती है ना, ये अगर बॉडी लेंगे और ये अगर लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे, ये जो स्ट्रेट पाथ है इसके ऊपर लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे हैविंग मास m, तब उसकी लीनियर जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ गिवन बाय हाफ एफ वी स्क्वायर, है ना। तो बॉडी की जो ट्रांसलेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब यही बॉडी अगर यही बॉडी है, यही मान के चलिए ये सेम मास m, और अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट अगर ये रोटेट करेंगी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तब उसकी रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। फिर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी है, बॉडी जो रोल होते हुए जा रही है ना, ये बॉडी है, मान के चलिए दिस इज द बॉडी, और ये रोड है, और इसके ऊपर ये सेंटर ऑफ मास विथ v, और बाकी के पार्टिकल कैसे रोल होते जा रहे हैं, विथ ओमेगा के साथ। तो बॉडी जब ये रोल होते हुए आगे जाएंगी, तब उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी है
वो हम निकाल चुके, दैट इज हाफ mv² बीटा। यानी अभी समझ में आ गया आपको ये तीनों इक्वेशंस क्या है। तो दिस इज द बॉडी, मान के चलिए हैविंग मास m इज मूविंग विथ स्पीड v बट इन स्ट्रेट लाइन लीनियर, तब उसकी जो ट्रांसलेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I⍵², और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी क्या है, तो हाफ mv² बीटा। अब हम क्या करते हैं, ये जो I और ओमेगा इन दोनों को रिप्लेस करते, इनको mv के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसके बारे में तो पता है। तो देयरफॉर यही फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इट इज हाफ I के जगह पे क्या बोलेंगे mk², बराबर, और ω² यानी क्या होता है, ω² यानी क्या होता है, तो अपने को पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ r ओमेगा। सो देयरफॉर ओमेगा को रिप्लेस करना है तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज़ v/r। तो ओमेगा की जगह पे आप v/r लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका v/r, बट ओमेगा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पे जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा आपको, देखिए हाफ mv² और उसके बाद k²/r²। सो यहाँ पे जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा हाफ mv², v² को इधर शिफ्ट कर दिया। अब बचा क्या है यहाँ पे, इधर में बचा सिर्फ ये k² और यहाँ पे बचा आपका r²। सो दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अभी जो आपको फार्मूला मिला वो मिला आपको हाफ mv² इंटू k²/r²। ट्रांसलेशन और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv² इंटू k²/r², और ये बीटा को अब रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज हाफ mv², और व्हाट इज बीटा, इट इज 1 + k²/r²। इज दिस क्लियर। तो अब अपने पास ये तीन फार्मूले आ गए, 1, 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग बॉडी की, इनका रेशो लेते हैं, है ना। इनका अगर रेशो लेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी लिख दो यहाँ पे, ट्रांसलेशनल और इसको ही क्या बोलेंगे, लीनियर इज टू यानी अपॉन, फिर क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये रोटेटिंग बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज टू, फिर से ये तीसरा क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, यानी यहाँ पे फिर से काइनेटिक एनर्जी लेंगे, बट यहाँ पे जो बॉडी है वो रोटेट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोलिंग बॉडी। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा रिलेशन, देखिए, यानी के ट्रांसलेशनल इज टू के रोटेशनल इज टू के रोलिंग। तो दिस अपॉन दिस अगर करेंगे, यानी के ट्रांसलेशनल अपॉन के रोटेशनल, के ट्रांसलेशनल अपॉन के रोटेशनल करेंगे तो दिस अपॉन दिस कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा, 1 अपॉन k²/r², मतलब यहाँ पे आएगा इसके जगह पे 1 इज टू, इसका बचेगा k²/r²। सिमिलरली के रोटेटिंग बॉडी इज टू रोलिंग बॉडी, के रोलिंग बॉडी, इन दोनों का अगर आप रेशो लोगे, सेकंड और थर्ड का, तो इन दोनों का अगर रेशो लेंगे तो हाफ mv² इंटू k²/r² अपॉन हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k², ये अगर रेशो लेते तो ये हाफ mv² और हाफ mv² कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो फिर बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा k²/r² और इधर बचेगा 1 + k²/r²। तो ये k²/r² लिख चुके हैं, तो बचा क्या, सिर्फ इज टू 1 + दिस k²/r²। इन दिस वे वी आर हैविंग ए रिलेशन, कौन सा रिलेशन मिला कि के ट्रांसलेशनल और लीनियर इज टू के रोटेटिंग बॉडी इज टू के रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू 1 इज टू k²/r² इज टू 1 + k²/r²। अब अगर हमें इस k का वैल्यू पता है ना, k का अगर वैल्यू पता है तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ k आप ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी तो पता ही रहेगा, वो 1 रहेगा। फिर k का वैल्यू पता चला आपको तो रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का भी पता चलेगा, यानी इससे k²/r² जो भी आएगा वो। और यहाँ पे थर्ड टर्म में रोलिंग बॉडी की भी k ही पता चल जाएगी क्या है, तो यानी तीनों फैक्टर का नॉलेज आ जाएगा। यानी अगर हमें
कोई भी बॉडी है, स्पीयर है, डिस्क है, रिंग है, रॉड है, थिन रॉड, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर ही पकड़ेंगे जो रोल होते हुए जाता है ना। तो ये जब रोल होते हुए जाएंगे तब उनकी जो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज है, यानी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, लीनियर और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप, यानी किसे, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम, देखिए इसके पहले का एक्सप्रेशन, दोनों एनर्जी को जब ऐड करते हैं तब अपने को क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो देखो ना, इसको भी, ये भी फार्मूला कैसे बना, 1 + k²/r², तो मिल गया। तो ये सभी जो काइनेटिक एनर्जीज मिली है, ये सभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस प्रोवाइडेड हमें क्या चाहिए, उस बॉडी का के चाहिए, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन।